देखो, मान लो तुम लोग एक ऐसे मूर्खों के राज्य में पहुंच जाते हो जहां पर लोग दिन में सोते हैं और रात में जगकर खेत जोतते हैं और धंधा करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं। इन शॉर्ट, लोग दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य का जो राजा और मंत्री था ना, उन्हें अपने राज्य को दूसरे राज्य से अलग दिखाना था। इसलिए इस राज्य का जो राजा और मंत्री है वो जबरदस्ती लोगों को ये रूटीन फॉलो करने के लिए बोलता है। हालांकि इस राज्य में एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो चीज ये है कि इस राज्य में हर चीज की कीमत 1 दुद्दू है। यानी कि अगर तुम्हें 1 केजी चावल चाहिए तो उसका भी तुम्हें 1 दुद्दू देना पड़ेगा, और अगर तुम्हें 1 दर्जन केला चाहिए तो उसका भी तुम्हें 1 दुद्दू देना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो तुम्हें 1 केजी सोना चाहिए तो उसका भी तुम्हें 1 दुद्दू देना पड़ेगा। मान लो तुम्हें 1 केजी डायमंड हीरे चाहिए तो उसका भी 1 दुद्दू देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये वो वाली दुद्दू नहीं है जो तुम सोच रहे हो। छी, तुम्हारी गंदी सोच। ये दुद्दू का मतलब है करेंसी। जैसे इंडिया में रुपीस चलता है ना, वैसे ही इस राज्य में दुद्दू चलता है। तो बताओ, क्या तुम ऐसे राज्य में रुकना पसंद करोगे? ऑब्वियसली तुम करोगे। तुम सोचोगे वाह, 1 दुद्दू में इतनी सारी चीजें मिल रही है, यानी कि मैं यहाँ पर जाकर कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी मनपसंद की खरीद सकता हूँ, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज 1 दुद्दू का मिलता है। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, द किंगडम ऑफ फूल्स, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक आदमी इस किंगडम में आता है और हर चीज के प्राइस को देखकर मिसमराइज्ड हो जाता है, और फिर वो आदमी तय करता है कि वो उसी किंगडम में रहेगा और खूब खाएगा। लेकिन क्या ये डिसीजन उस आदमी के लिए सही था या फिर गलत, ये तुम्हें चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, राजा और मंत्री ने मिलकर लोगों को हुक्म दिया था कि उनके राज्य में रात को दिन जैसा मनाया जाएगा और दिन को रात जैसा मनाया जाएगा, और उनके इस आदेश को जो भी फॉलो नहीं करेगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इसलिए जो लोग थे वो मौत के डर से वही करने लगे जो उन्हें बोला गया था। लोग रात को उठकर काम करने जाते थे और सूरज निकलने से पहले घर आकर सो जाते थे। और ये चीज देखकर उस राज्य का जो राजा और मंत्री था ना, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनको लगता है उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब उनका राज्य दूसरे राज्यों से अलग है। इसके बाद एक दिन उस शहर में एक गुरु और शिष्य आते हैं। वो लोग दोनों दिन के समय में आए थे और उन्हें शहर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि शहर में दिन के टाइम में कोई भी इंसान नहीं है। इवन की जो जानवर है ना, वो भी दिन के समय सोए हुए हैं। और तो और शहर के रोड पर कोई भी इंसान या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। जानवर तो छोड़ो, चूहे की भी आवाज नहीं आ रही थी। ये चीज देखकर गुरु और शिष्य दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शाम तक पूरे शहर में घूमते रहते हैं। और इस वक्त तक उन्हें बहुत जोर की भूख लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद अचानक से वो देखते हैं कि रात होते ही पूरा का पूरा शहर जाग उठता है और सभी लोग अपने घर से बाहर आने लगते हैं। इस वक्त तक दोनों ही गुरु और शिष्य बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए दुकान खुलते ही वो लोग सामान खरीदने चले जाते हैं। लेकिन वो लोग दुकान में जाते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हर चीज का प्राइस 1 दुद्दू है। आज तक उन्होंने इससे पहले ऐसा शहर कहीं भी नहीं देखा था। वो नोटिस करते हैं कि वो 1 दुद्दू में जितना चाहे उतना खाना खरीद सकते हैं। इसके बाद क्या, वो लोग खाना खरीदते हैं और अच्छे से पकाकर खाते हैं। लेकिन पका के खाने के बाद गुरु को समझ में आ जाता है कि ये मूर्खों की नगरी है और इस नगरी में ज्यादा देर रहना सही नहीं होगा। इसलिए जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है शिष्य, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? यहाँ पर सब कुछ कितना सस्ता है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर हर कोई मूर्ख है और ये राज्य ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाला है, और तुम्हें भी नहीं पता कि आगे यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु की बात नहीं मानता है, क्योंकि उसे वहीं पे रहना था। इसलिए आखिरकार गुरु हार मान के कहता है कि तुम्हें जो मन चाहे करो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद क्या, जो शिष्य था वो वहीं पे रुक गया और रोज भर पेट खाना खाना स्टार्ट कर दिया। केले, घी, चावल, गेहूं, आटा वगैरह वगैरह। और धीरे धीरे वो जो शिष्य था ना, वो बिल्कुल किसी बैल की तरह मोटा हो गया। फिर एक दिन एक चोर अमीर व्यापारी के घर में दीवार में छेद कर कर घुस गया। लेकिन फिर जब चोर घर से बाहर निकलने लगा तो वो जो दीवार में उसने छेद किया था ना, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई, जिसके कारण से उस चोर की वहीं पे मौत हो गई। इसके बाद उस चोर का भाई राजा के पास न्याय मांगने के लिए गया और बोला कि बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे राज्य में न्याय होकर रहेगा। सैनिक जाओ और व्यापारी को लेकर आओ। मैं व्यापारी हूँ महाराज, आपको मुझसे क्या काम है? व्यापारी? क्या तू घर पे था जब वो मरा हुआ आदमी तेरे घर पे चोरी कर रहा था? हाँ महाराज, वो अंदर घुस आया और जो दीवार थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो उसके ऊपर गिर गई। देखो देखो, गुनहगार खुद गुनाह कबूल कर रहा है। तेरी दीवार ने इस इंसान के भाई को मारा है, तू एक कातिल है, तू गुनहगार है, तुझे सजा जरूर मिलेगी। रुकिए महाराज रुकिए, मैंने दीवार नहीं बनाई है, ये उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई है। आप मुझे सजा मत दो, अब सजा उस दीवार बनाने वाले को दो, मैं उसे जानता हूँ। कौन है वो? महाराज, ये कमजोर दीवार मेरे पिता के समय बनी थी, इसलिए उस दीवार को बनाने वाला आदमी अब बुढ़ा हो चुका है। वो पास में ही रहता है महाराज, मैं आपको उसका एड्रेस दे सकता हूँ। इसके बाद राजा फिर से कुछ सिपाहियों को भेजता है और उस दीवार बनाने वाले को अच्छे से हाथ पैर बांधकर महाराजा के पास लाया जाता है। यानी कि
राज दरबार में लाया जाता है। तूने इस आदमी की दीवार इसके पिता के समय बनाई थी? मैं एक समय में राजमिस्त्री हुआ करता था महाराज, और हाँ, मैंने ही उस दीवार को बनाई है। तूने कैसी दीवार बनाई जो इस आदमी के भाई के ऊपर गिरी और वो मर गया? तूने हत्या की है, तुझे मौत की सजा मिलेगी। हुकुम, मेरी बात सुनिए। ये बात सच है कि मैंने उस दीवार को बनाई है, लेकिन जिस दिन मैं उस दीवार को बना रहा था उस दिन मेरा ध्यान उस दीवार पे नहीं था। मुझे याद है एक नाचने वाली लड़की जो पूरे दिन उस सड़क से ऊपर नीचे जा रही थी, वो भी अपने पायल को बजाते हुए, इसलिए मैं अपनी आंखें और ध्यान दीवार पर नहीं रख पा रहा था। इसलिए महाराज उस नाचने वाली को पकड़िए जिसने मेरे ध्यान को डाइवर्ट किया और मैं अच्छे से दीवार नहीं बना पाया। मुझे पता है महाराज वो कहाँ रहती है, मैं आपको उसका पता दे सकता हूँ। तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये मामला बहुत ज्यादा गहरा है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। सिपाहियों, जाओ और जाकर उस नाचने वाली को पकड़ कर लेकर आओ। इसके बाद नाचने वाली जो बुढ़ी हो चुकी थी वो कपकपाते हुए दरबार में आती है। क्या तू कई साल पहले उस सड़क पर ऊपर नीचे चल रही थी जब वो मिस्त्री दीवार बना रहा था? क्या तूने उस मिस्त्री को देखा था? हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है। तो तू ही है जो पायल बजाते हुए ऊपर नीचे चलती थी। तू जवान थी और तूने ही उस मिस्त्री को डिस्ट्रैक्ट किया, इसलिए उसने बुरी दीवार बनाई। इसलिए ये दीवार चोर पे गिरी और ये चोर मर गया। तूने बेगुनाह को मारा है, तुझे सजा जरूर मिलेगा। महाराज रुकिए, मुझे अब याद आया मैं उस दिन क्यों ऊपर नीचे कर रही थी। मैंने सोने के जेवर बनाने के लिए सुनार को सोना दिया था, पर वो आलसी हमेशा बहाना बना रहा था कि अब दूंगा तब दूंगा, इसलिए मैं उस दिन उसके घर 10 बार आना जाना कर रही थी। और हाँ, तभी शायद वो राजमिस्त्री ने मुझे देखा होगा। ये मेरी गलती नहीं है महाराज, ये गलती तो उस खराब सुनार की है। राजा ने सोचा बेचारी सही कह रही है, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब हम असली गुनहगार को पकड़ ही लेंगे। इसके बाद राजा हुक्म देता है कि जाओ जाकर सुनार को पकड़ कर लाओ। इसके बाद जो बैलिफ होता है वो सुनार को पकड़ कर लाता है। तुम लोग सोच रहे हो कि बैलिफ क्या होता है? तो ये एक तरह का ऑफिसर का रैंक है और इनका काम ये होता है कि जो लोग भी अपना लोन वगैरह नहीं चुका पाते उनको पकड़ कर लाना। तो ये जो बैलिफ होता है ये सुनार को पकड़ कर, जो कि अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ था, उसे पकड़ कर राजा के पास लाता है। इसके बाद जैसे ही सुनार इल्जाम को सुनता है वो अपनी कहानी बनाने लगता है। महाराज, मैं गरीब सुनार हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने इस नाचने वाली को कई बार उस दिन बुलाया था, और मैंने इस नाचने वाली को बहाना इतनी बार इसलिए दिया क्योंकि उस दिन इसका जेवर तैयार नहीं था, क्योंकि एक अमीर व्यापारी ने उसके जेवर को पहले खत्म करने को बोला था, क्योंकि उस अमीर व्यापारी के घर में शादी थी और वो रुकना नहीं चाहते थे। आपको तो पता ही होगा ना महाराज, अमीर लोग कितने ज्यादा बेचैन होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं होती है। इसलिए उस अमीर व्यापारी की वजह से ही मैंने इसका जेवर जल्दी से तैयार करके नहीं रखा था और मुझे इस नाचने वाली को बार बार बहाना देना पड़ा। ये व्यापारी कौन है जिसने तुझे रोका इस औरत के जेवर बनाने से? उसी व्यापारी के कारण ये लड़की ऊपर नीचे करती थी, जिसके कारण ये मिस्त्री डाइवर्ट हुआ है, और उसी व्यापारी के कारण ये दीवार गिरा है। मुझे उसका नाम जानना है। इसके बाद सुनार एक व्यापारी का नाम लेता है, और ये जो व्यापारी था ना, ये वही व्यापारी था जिसका घर का दीवार उस चोर के ऊपर गिरा था। इसका मतलब अब जो न्याय था ना, वो घूम कर वापस उस व्यापारी के ऊपर ही आता है। इसके बाद क्या होना था, वो जो व्यापारी होता है वो रोते रोते राजा के पास आता है। महाराज, वो व्यापारी मैं नहीं हूँ, वो तो मेरे पिता थे। मेरे पिता ने जेवर मंगवाए थे और वो तो अब मर चुके हैं। मैं बेगुनाह हूँ महाराज। ये सच है कि तेरे पिता ही असली कातिल है, लेकिन अब वो मर चुके हैं और उनके जगह किसी न किसी को सजा मिलनी ही चाहिए। और तू ही वो इंसान है जिसने उस गुनहगार पिता से सब कुछ विरासत में लिया है, चाहे वो दौलत हो चाहे वो पाप हो, तूने सब कुछ विरासत में लिया है, इसलिए उनकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू ही इस जुर्म का जड़ है, तू जरूर मरेगा। जल्दी से एक नया सूली को तैयार किया जाए जिसमें से लटकाया जाएगा। इसके बाद सूली को तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे ही मंत्री सूली को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि ये जो सूली है ना, इसमें व्यापारी फिट नहीं आने वाला है, क्योंकि जो व्यापारी था ना वो बहुत ज्यादा पतला था, लेकिन जो सूली बनी थी वो बहुत ज्यादा बड़ा था। इसलिए मंत्री चुपके से राजा को ये सारी बात बताता है। इस पे जो राजा होता है वो भी काफी चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। सूली इतनी बड़ी हो गई है, अब क्या किया जाए? एक काम करते हैं, एक मोटे आदमी को ढूंढते हैं। देखो वहाँ पर एक मोटा आदमी चल रहा है, वो किसी का शिष्य लगता है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा केले, घी, चावल और गेहूं खा के बहुत मोटा हो चुका है। वो जरूर इस सूली पे फिट आ जाएगा। जल्दी से उसे पकड़ कर लाओ। लेकिन मैंने क्या गलती की है? मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो सकता है तुम बेगुनाह हो, लेकिन राजा ने हुक्म दिया है कि जो भी मोटा आदमी दिखे उसे पकड़ कर लेते आओ, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटे आदमी तो तुम ही हो, और मुझे लगता है तुम सूली पे फिट भी आ जाओगे। इसके बाद जो शिष्य होता है वो मौत का इंतजार करने लगता है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा।
और तभी उसे गुरु की बात याद आती है जब गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों की नगरी है, तुम्हें भी नहीं पता कि आगे ये क्या करेंगे। ये बात बार बार शिष्य के दिमाग में चल रही थी। इसके बाद उस शिष्य ने मौत का इंतजार करते करते अपने दिल से गुरु को पुकारा। वो जो गुरु थे ना, उनके अंदर जादुई शक्तियां थी, यानी कि वो दूर तो देख ही सकते थे, साथ ही साथ भविष्य, वर्तमान और अतीत को भी देख सकते थे। इसलिए जो गुरु होते हैं वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, जो खाने के प्यार के कारण उस सिचुएशन में उस शहर के अंदर फंस गया था। इसके बाद जैसे ही गुरु वहाँ पे पहुँचते हैं, वो पहले तो शिष्य को बहुत डांटते हैं, उसके बाद उसके कान में कुछ बोलते हैं और फिर वो राजा से कहते हैं कि ओ सबसे अक्लमंद राजा, बताओ सबसे बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य? जरूर सबसे बड़ा तो गुरु ही हो सकता है, भला शिष्य गुरु से बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम ऐसी सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर गुरु बड़ा है तो सबसे पहले सूली पर मुझे चढ़ाओ, उसके बाद इसे चढ़ाना। शिष्य ने जैसे ही गुरु की बात सुनी वो समझ गया और फिर वो चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम लोग मुझे पहले मारो, तुम लोग मुझे पहले लेकर आए हो, तुम लोग मुझे पहले मारोगे, मुझे मौत पहले चाहिए। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही लड़ने लगते हैं कि पहले कौन मरेगा। ये देखकर जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर राजा गुरु से पूछता है कि लेकिन गुरु तुम मरना क्यों चाहते हो? हमने तुम्हारे शिष्य को चुना क्योंकि ये सूली के लिए परफेक्ट था, हमें तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बच सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आप मुझसे ऐसी सवाल मत पूछिए, सबसे पहले मुझे मौत दीजिए, सबसे पहले सूली पे मैं चढ़ना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या राज है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो? एक अक्लमंद आदमी होने के नाते तुम्हें मुझे समझाना ही होगा, तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि ये राज जानने के बाद सबसे पहले आप मुझे मौत देंगे। इसके बाद क्या, जो राजा होता है वो गुरु से वादा करता है कि वो उनकी बात मानेगा और फिर जो गुरु होते हैं वो राजा को खोपचा में ले जाते हैं, मतलब कोने में ले जाते हैं और फिर कान में बोलते हैं कि जानते हो राजा, हम पहले क्यों मरना चाहते हैं? क्योंकि हमने पूरा दुनिया घूमा है, लेकिन ऐसा राज्य और ऐसा राजा कहीं नहीं देखा। ये जो सूली तुमने बनाई है ना, ये न्याय का देवता का है, यानी कि गॉड ऑफ जस्टिस का है, और ये सूली बिल्कुल नया है, इस पे कोई भी गुनहगार आज तक नहीं चढ़ा है। इसलिए इस सूली में जो सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और जो इस सूली पे दूसरे नंबर पे चढ़ेगा वो इस पूरे राज्य का मंत्री बनेगा। हम सन्यासी जिंदगी से एकदम थक चुके हैं, इसलिए कुछ वक्त तक राजा और मंत्री बनकर मजा करना चाहते हैं। इसलिए अब राजा वादा निभाओ और मुझे पहले मार दो, मुझे पहले सूली पर चढ़ा दो। इसके बाद जो राजा होता है वो गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अगली जन्म में अपना राज्य किसी और को नहीं देना चाहता था और अब राजा को वक्त चाहिए था, इसलिए राजा सजा को एक दिन टाल देता है और फिर उसी दिन सेम डे मंत्री से जाकर चुपके से बात करता है और मंत्री को सब कुछ बताता है। हमारे लिए इस राज्य को किसी और को देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम खुद सूली पे चढ़ जाएं। सबसे पहले मैं सूली पे चढ़ूंगा, फिर तुम चढ़ जाना। इससे अगले जन्म में फिर से हम लोग दोनों राजा मंत्री बन के जन्म लेंगे। मैं नहीं चाहता कि गुरु और शिष्य अगले जन्म में इस राज्य का राजा और मंत्री बने। वैसे भी संत लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जरूर उस सूली पे चढ़ने के बाद अगले जन्म में हम राजा मंत्री बनेंगे। तो क्या कहते हो मंत्री, क्या हम इस सूली पे चढ़ जाना चाहिए? तो चलो आज हम बलिदान देंगे। इसके बाद क्या, जो मंत्री होता है वो भी राजा की बात मान जाता है। फिर राजा सिपाहियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम रात को गुनहगारों को भेजेंगे, जो गुनहगार सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले सजा देना और फिर जो दूसरे नंबर पे आता है उसे दूसरे नंबर पे फांसी पे लटकाना। राजा ने बहुत ही अच्छे से सिपाहियों को समझाया और ये भी बोला कि उन गुनहगारों का चेहरा पहले मत देखना, यानी कि फांसी से पहले उन गुनहगारों का चेहरा मत देखना। इसके बाद उस रात चुपके से राजा और मंत्री जेल के अंदर जाते हैं और गुरु और शिष्य को वहाँ से आजाद कर देते हैं और खुद गुरु और शिष्य बनकर जेल के अंदर घुस जाते हैं और फिर खंबे के पास चले जाते हैं। पहले राजा जाता है और फिर उनके पीछे पीछे मंत्री जाता है और फिर क्या होना था, उनके जो वफादार सिपाही थे वो उनको मौत की सजा दे देते हैं। फिर जब लाशों को उतारी जाती है कौवे और गीदड़ों को खिलाने के लिए, तब सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो सिपाही और लोग होते हैं वो देखते हैं कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि राजा और मंत्री की है। पूरा शहर में हलचल मच जाता है। इसके बाद क्या होना था, उस पूरी रात रोना धोना चलता है और पूरी रात राज्य के भविष्य के बारे में बात होती है। तभी कुछ लोगों को गुरु और शिष्य याद आते हैं जो कि चुपके से उस गांव को छोड़कर जा रहे थे, यानी कि चुपके से उस राज्य को छोड़कर जा रहे थे। लोग उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को राजा और मंत्री चाहिए, प्लीज आप दोनों इस राज्य को छोड़कर मत जाइए, आप लोग ही राजा और मंत्री बन जाइए। बहुत बहस होने के बाद जो शिष्य होता है वो तो मान जाता है, लेकिन गुरु को थोड़ा समय लगता है। लेकिन एट लास्ट गुरु भी मान जाता है, लेकिन गुरु की कुछ शर्तें थी। गुरु ने कहा कि वो पूरे कानून को फिर से बदल देंगे। इसके बाद क्या होना था, जब गुरु राजा बनता है तो फिर से रात को रात बना दिया जाता है और दिन को दिन बना दिया जाता है और अब एक दूध में कुछ भी नहीं मिलता था।
था, हर चीज की अलग अलग कीमत थी और फिर धीरे धीरे ये राज्य भी दूसरे राज्य की तरह हो जाता है। तो ये थी द किंगडम ऑफ फूल्स की कहानी, एक ऐसा राज्य जहाँ मूर्खता से न्याय होता था लेकिन एक अक्लमंद गुरु आकर सब ठीक कर देता है। ये हमें सिखाता है कि मूर्खों की दुनिया में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और हर किसी को अपना अकल का यूज करना चाहिए, यानी कि दिमाग का यूज करना चाहिए। और इस तरह से ये तुम्हारा चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप सो तुम वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर मजा आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।